अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, नए चेयरमैन नादरा असद रहमान गिलानी साहब ने अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल ली हैं और इससे पहले जो तारिक मलिक साहब थे चेयरमैन नादरा, उन्हें अपने ओहदे से जाना पड़ा था, इस्तीफ़ा देना पड़ा था। और इस हवाले से ख़बर ये है कि जो तारिक मलिक साहब थे साबिक चेयरमैन नादरा, उनको खुसूसी तौर पर जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि आप अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। और उसके बाद जो तारिक मलिक साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब से ज़ाती हैसियत में मिले और उन्हें अपना इस्तीफ़ा पेश किया। कहा जाता है कि तारिक मलिक साहब की जो वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं हुई, और जो तारिक मलिक साहब ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म साहब को पेश किया तो वज़ीर आज़म साहब ने भी उसे मंजूर कर लिया। और उसके साथ साथ जो तारिक मलिक साहब हैं उनका नाम इस्तीफ़ा दिए जाने के बाद ECL में भी डाल दिया गया और उनके खिलाफ करप्शन के जो चार्जेस लगे थे उन पर भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई। और यहाँ पर ऐसा होता है कि जब किसी पर इल्ज़ामात लगते हैं और जब रियासत किसी शख्स के खिलाफ होती है तो उस पर करप्शन के चार्जेस तो लाजमी तौर पर ही लग जाते हैं और बाकी उनको साबित करना होता है। फिर सूरत हाल चलती रहती है, अगर तो वो साबित हो जाए तो ठीक है और अगर नहीं होते तो फिर वो बरी ज़िम्मा हो जाता है। लेकिन ये है कि जो तारिक मलिक साहब हैं उनके खिलाफ जो असल केस है कि जो तारिक मलिक साहब हैं उन्होंने आर्मी चीफ़ की फैमिली के हवाले से हसास मालूमात किसी को शेयर की, और फिर आर्मी चीफ़ जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, अभी वो आर्मी चीफ़ नहीं बने थे, उस हवाले से गलत इन्फॉर्मेशन किसी न किसी तरीके से सऊदीया को पहुंचाई गई, जो सऊदी ऑफिशियल्स हैं, और फिर एक बड़ा स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई। जो आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से कोशिश की गई। यहाँ पर जो पाकिस्तान में कुछ लोग थे जो साजिशी अनासिर थे, उनकी पूरी कोशिश थी कि जो आसिम मुनीर साहब हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ना बने, और उन्होंने सऊदी ऑफिशियल्स के सामने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया, एक साजिश करने की कोशिश की। और उसके बाद फिर जो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जाता है कि वो बीच में आए, और फिर जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब ने सऊदी ऑफिशियल्स की पूरी तसल्ली करवाई। और फिर उसके बाद जो है वो मामला सीधा हुआ और जो आसिम मुनीर साहब हैं वो अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ बन गए। वरना जो साजिशी अनासिर हैं उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर साहब, वो किसी तरीके से भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ना बने। लेकिन एक चाल इंसान चलता है और एक चाल अल्लाह ताला चलता है, और जो अल्लाह ताला चाहता है होता वही है। और फिर आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ बन गए। साबिक चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब इससे पहले भी नादरा के चेयरमैन रह चुके हैं, और अगर आपको याद हो तो जो तारिक मलिक साहब हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की 2013 से जो 2018 तक हुकूमत थी उस दौरान भी चेयरमैन नादरा रहे। लेकिन फिर उस वक्त भी तारिक मलिक साहब को ख्वार होके अपने ओहदे से जाना पड़ा था। उस वक्त इमरान खान साहब का ये धांधली शांधली का चक्कर चल रहा था कि 35 हल्के खोलें, 35 हल्के खोलें। पहले 4 हल्के कहते थे, फिर 35 हल्कों पे आ गए, फिर 35 पंक्चर्स पे आ गए। तो उसी दौरान में जो चेयरमैन नादरा थे वो तारिक मलिक साहब थे, और तारिक मलिक साहब कहीं ना कहीं इमरान खान साहब की सपोर्ट कर रहे थे, और फिर उस गवर्नमेंट को वो बंदा पसंद नहीं आता जो उसके अगेंस्ट चले। तो इसी वजह से फिर तारिक मलिक साहब को अपने ओहदे से जाना पड़ा था। उस वक्त चौधरी निसार साहब जो थे वो वज़ीर दाखिला थे, और फिर उनके जो मामलात हैं वो तारिक मलिक साहब से ख़राब हो गए, और फिर तारिक मलिक साहब को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आप एक दफ़ा ख्वार होकर अपने ओहदे को छोड़ देते हैं, आपको छुड़वा दिया जाता है, तो फिर आप क्यों, किस खुशी में आप दोबारा से वो ओहदा लेने की कोशिश करते हैं? आप बाहर से आते हैं, यूरोप से आते हैं, और फिर दोबारा अपना वही ओहदा संभालते हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती इस चीज़ की। मेरा ख्याल है कि हर इंसान की अपनी एक इज़्ज़त नफ्स होती है, और इंसान को अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करना चाहिए और उसी की ही पैरवी करनी चाहिए कि अगर आपकी इज़्ज़त नफ्स पे फ़र्क आता है
तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए और अपने उसूलों पर खड़े होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मुझे भी ऑफ़र हुई थी और बड़ी अच्छी ऑफ़र हुई थी और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हुई थी, लेकिन मैंने उस ऑफ़र को शुक्रिया के साथ मैंने उसको छोड़ दिया था। मैं इस तरह से ज़बरदस्ती करने वाले इंसानों में से नहीं हूँ कि मैंने ज़बरदस्ती एक ओहदा लेना है और अगर एक दफ़ा ख्वार होकर निकल जाए तो दोबारा मैं उस ओहदे को कबूल करूँ, ऐसा मुमकिन नहीं होता और ये अच्छी बात भी नहीं होती। फ़िलहाल अंदर की खबर यही है कि तारिक मलिक साहब के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी चल रही है वो नादरा के डाटा लीक्स के हवाले से चल रही है और इसी चक्कर में जो नादरा के कुछ अहम अफसर थे, 4 अफसर बताए जाते हैं जिन्हें पहले ही बरतरफ किया जा चुका है और अब तारिक मलिक साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है वो भी अब बहुत वसी पैमाने पर जारी है और तारिक मलिक साहब फ़िलहाल बहुत मुश्किल में हैं। एक और अहम बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो मुस्लिम लीग नून के ताहियात कायद हैं, उन्होंने अपने कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी का हुक्म दे दिया है और इसके साथ साथ जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने भी अपने कारकुनान को इलेक्शन की तैयारी का हुक्म दे दिया है। एक तो ख़बर होती है और एक मेरी असेसमेंट होती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक अथेंटिक ख़बर दे सकूं और फिर मेरी जो असेसमेंट होती है वो भी मैं आपको देने की कोशिश करता हूं और ज़रूरी नहीं है कि जो ख़बर है मेरी असेसमेंट भी उसी से ही मुताबिक रखती हो। ख़बर हो सकती है और असेसमेंट मेरी उससे मुख्तलिफ भी हो सकती है। तो मेरी असेसमेंट यही थी और अभी भी यही है कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन है वो अगले साल ही होते दिखाई देते हैं। मुझे इस साल ये इलेक्शन होते नहीं दिखाई देते। हवा ज़रूर चल रही है कि जो इलेक्शन है वो नवंबर में हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये नवंबर में होते नहीं दिखाई देते और मैं अपने पिछले व्लॉग्स में भी ये बात कर चुका हूँ कि जो पाकिस्तान में आम इंतखाबात हैं वो अगले साल होंगे, मार्च 2024 में हो सकते हैं। अभी ये है कि जो पीपल्स पार्टी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो भी थोड़ा सा डिले करना चाहती है। वैसे जो मुस्लिम लीग नून है वो भी थोड़ा सा डिले करना चाहती है। तासुर तो ये दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो फौरी तौर पे इलेक्शन में जाना चाहती है, लेकिन मेरी जो असेसमेंट है वो यही है कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि वो अवाम के लिए कुछ कर सके, अवाम को कुछ सहूलियात दे सके, अवाम का जो मेयार ज़िंदगी है उसको बेहतर कर सके और उसके बाद फिर वो इलेक्शन में जाए, क्योंकि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होना है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको फ्री हैंड दिया जाएगा कि वो किसी से भी जोड़ तोड़ करें, किसी भी सियासी पार्टी से जोड़ तोड़ करें और एक आज़ादाना इलेक्शन लड़ें। आज़ादाना इलेक्शन की राह हमवार की जाएगी और जो पार्टी जीतेगी उसी का ही वज़ीर आज़म आएगा और बाकी जो पार्टीज़ हैं पीडीएम में जो शामिल हैं वो सब मिलकर एक गवर्नमेंट बनाएंगे। जैसे अभी गवर्नमेंट है, पीडीएम की गवर्नमेंट बनी हुई है और साथ पीपल्स पार्टी अलग है, लेकिन वो भी इत्तेहादी जमात है हुकूमत की। तो आगे चल के भी एक इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी। एक अलग आज़ाद पार्टी इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं ले सकेगी कि वो एक आज़ाद हुकूमत बना सके। तो फिर जब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF और जो दीगर पार्टीज़ हैं, जब वो इस साल इलेक्शन नहीं चाहती तो फिर इलेक्शन अगले साल ही होगा। और इसके अलावा जो जरदारी साहब ने बयान दिया था कुछ दिन पहले कि इलेक्शन पाकिस्तान में तब होंगे जब मैं चाहूँगा, और जरदारी साहब के चाहने से कुछ नहीं होता। इलेक्शन का सिग्नल जब कहीं और से आएगा तो इलेक्शन तब होंगे, ना वो जरदारी साहब के कहने पे होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब का सिग्नल जब आएगा तो तब इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन असल सिग्नल जो है वो कहीं और से आता होता है, तो तब पाकिस्तान में इलेक्शन की राह हमवार हो जाएगी। लेकिन अभी जो मामलात हैं वो कुछ फंसे हुए हैं। वो मईशत के भी हालात हैं, वो इमरान खान साहब के हवाले से भी हालात हैं और अदलिया के हवाले से भी कुछ मामलात हैं जो अभी सीधे नहीं हैं। और जो ये खबर चल रही है कि मियां साहब 14 अगस्त को आ जाएंगे या सितंबर में आ जाएंगे, अभी फ़िलहाल जो है ना मामला सीधा नहीं है। और जब मामला सीधा होगा तो मियां नवाज शरीफ साहब पहली फ़्लाइट पर पाकिस्तान में होंगे। जरदारी साहब के बारे में जो कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी, तो भाई बात यह है कि जरदारी साहब भारी तभी होते हैं
जब उनके पीछे हाथ हो। जरदारी साहब तब भारी हुए थे जब 2013 से 18 की हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की बलूचिस्तान में हुकूमत गिरी थी और नवाब सनाउल्लाह खान ज़ाहरी साहब सीएम बलूचिस्तान थे। तो उस वक्त कहा गया था कि एक जरदारी सब पे भारी। तो भारी तभी थे जब उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। जरदारी साहब भारी तब थे जब सेनेट के इलेक्शन में सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे। उस वक्त भी जरदारी साहब तभी भारी थे कि उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। और फिर उसके बाद दोबारा जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब थे, वो दोबारा से अदम इतमाद उन पे हुआ था और वो दोबारा मुंतखब हो गए थे। और उस वक्त भी जरदारी साहब का हाथ था और वो भारी तभी थे जब उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। तो फिर जरदारी साहब तो अकेले भारी नहीं हुए ना। जरदारी साहब तो भारी तभी हुए जब इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी। अगर नवाज शरीफ साहब भारी आज होते हैं तो उनके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होगा। अगर मेरे जैसा बंदा आज भारी हो जाता है सबके ऊपर तो यकीनन मेरे पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होगा। जो बड़े से बड़ा सियासी बंदा होगा वो अकेला भारी नहीं हो सकता। अकेला भारी तभी होगा जब उसके पीछे किसी का हाथ होगा। बाकी ये है कि जरदारी साहब के बारे में सियासत मुझे उनकी पसंद है और वो बड़ी अच्छी सियासत करते हैं। मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ और वो मिलजुल के चलने के जो उनकी कोशिश होती है मुझे वो बड़ी पसंद आती है। उनकी सियासत के वो सबको ले के चलते हैं, सुलह सफाई से चलते हैं और वो छोटी छोटी बातों को ना दिल पे नहीं लेते, वो सोचते ही नहीं है उन बातों को और वो सबको साथ लेकर चलते हैं। तो मुझे उनकी ये तर्ज सियासत पसंद है। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे अभी कानूनी मामलात भी हैं जिसकी वजह से मियाँ साहब का मामला भी अभी सीधा नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शन मैंने आपको 12 बताया है कि तभी होंगे जब मियाँ नवाज शरीफ साहब का मामला सीधा होगा। मैंने आपको तकरीबन 3 हफ्ते पहले बताया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से ही लग रहा है कि वही आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। और तब किसी ने इस बात का नाम नहीं लिया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। तब सब लोग जो है वो बिलावल बिलावल किए जा रहे थे और कह रहे थे कि बिलावल साहब आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म हो सकते हैं। तब भी मैंने आपको यही बताया था कि मेरी ये असेसमेंट है, आप मेरी बात से इत्तफाक ना भी करें लेकिन मुझे यही महसूस होता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ही आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म हो सकते हैं। और अब फ़िज़ा बन रही है, आपके सामने है कि सारे चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम ही इन है और सब अब यही कह रहे हैं कि लग रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म हो सकते हैं। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। जैसे कि जो सेनेट में इलेक्शन एक्ट के हवाले से 2 तरमीम की गई हैं। इलेक्शन एक्ट में गालबन 57 और 232 जो सेक्शन है उनमें जो तरमीम की गई हैं कि इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाया गया है और वो आइंदा जो इलेक्शन होगा उसकी तारीख भी दे सकेगा जब भी इलेक्शन होगा। तो उस हवाले से भी तरमीम हुई है। और दूसरी जो तरमीम 232 की हुई है इलेक्शन एक्ट में कि जो भी MNA MPA होगा, अवामी नुमाइंदा होगा, अगर वो नाअहल हुआ है आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत तो उसकी जो नाअहली है वो 5 साल के लिए होगी। और नाअहली जो होगी वो जिस दिन से सज़ा स्टार्ट होगी उससे लेकर अगले 5 साल तक, जब उसके 5 साल मुकम्मल होंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली जो नाअहली है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी ज़्यादा खुशी मनाने की जो है वो सूरत हाल नहीं है, क्योंकि मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि जो सेनेट में जो कानून ये बिल पास हुआ है ये अब आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं वो तैयार बैठे हुए हैं और जो वकला है PTI के उन्होंने इस हवाले से बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया है और वो ये कहे जा रहे हैं कि ये आइन व कानून के ख़िलाफ़ है ये जो बिल पास हुआ है। और लग रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस कानून को मुअत्तल करेंगे, स्टे करने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब को उस वक्त तक रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक चीफ जस्टिस किबला उमर अता बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं।
और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब 16 सितंबर को रिटायर होंगे, तो उससे पहले तक मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिल सकता और जहांगीर तरीन साहब को भी रिलीफ नहीं मिलेगा। ये बात आप लिख लें। और जिस दिन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब घर चले जाएंगे, अब ये तो अल्लाह ताला को पता कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब 16 सितंबर को जाते हैं या फिर अगस्त में चले जाते हैं, लेकिन मेरा यही ख्याल है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब अपनी जो मुद्दत मुलाजमत है वो पूरी करेंगे और उन्हें करने का मौका दिया जा रहा है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब इज्जत से रिटायर हो जाएं। लेकिन एक दूसरी बात यही हो जाती है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब फ़र्ज़ करें वक्त से पहले रिटायर हो जाते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी फिर रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को 16 सितंबर तक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के होते हुए रिलीफ नहीं मिल सकता। और इलेक्शन की जहाँ तक बात है कि हुकूमत इलेक्शन को कैसे डिले कर सकती है, तो उसमें से भी आइनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है और आइनी तरीके से इलेक्शन को आगे किया जा सकता है। वो आइनी तरीका क्या हो सकता है? वो यही हो सकता है कि कोई मुआशी एमरजेंसी लगाई जाए, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये कि जो डिजिटल सेंसस का अमल चल रहा था उसका अगर हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया अगस्त में, क्योंकि 13 अगस्त आखिरी दिन है हुकूमत का जो कौमी असम्बली का, तो अगर ये नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो बस फिर आप 6 महीने तो भूल जाएंगे इलेक्शन पाकिस्तान में होंगे, क्योंकि फिर इनको जो हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन को वो करनी होंगी और उसके लिए इलेक्शन कमीशन को 6 से 7 महीने चाहिए होंगे। मुझे यही लगता है कि जो हुकूमत है वो 13 अगस्त से पहले चली जाएगी और 13 अगस्त से पहले ही असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा और फिर केयर टेकर जो सेटअप होगा वो आगे अपनी ज़िम्मेदारियां संभालेगा, चाहे वो 6 महीने के लिए हो चाहे वो 7 महीने के लिए हो। आप देख सकते हैं कि जो पंजाब में केयर टेकर सेटअप चल रहा है वो भी तो बेहतरीन ही चल रहा है ना, उसे भी तो कोई चला रहा है और वो इस हुकूमत से बेहतर काम कर रहा है। और इसी तरह KPK में जो सेटअप चल रहा है वो भी बेहतरीन चल रहा है और वो भी केयर टेकर सेटअप है। एक और ख़बर को डिस्कस कर लेते हैं, वो ख़बर है मुराद सईद साहब के हवाले से। मुराद सईद के हवाले से लोग अंदाज़े लगाते हैं कि मुराद सईद किस जगह पे छुपे हुए हैं। कोई कहता है कि मुराद सईद साहब ज़मान पाक में छुपे हुए हैं, कोई कहता है मुराद सईद साहब सवात में छुपे हुए हैं, कोई कहता है कि जो मुराद सईद हैं वो अफ़गानिस्तान भाग गए हैं और एजेंसीज़ को मुराद सईद साहब पहले से ही मतलूब हैं। मुराद सईद साहब जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उनमें भी वो मुलविस हैं और इससे पहले वो एक बड़े केस में मुलविस पाए गए हैं और उसके हवाले से ख़बरें भी आ चुकी हैं मुराद सईद साहब के हवाले से कि वो अरशद शरीफ कत्ल केस में भी मुलविस हो सकते हैं। और अरशद शरीफ साहब को पेशावर एयरपोर्ट पे छोड़कर आने वाले भी मुराद सईद थे जब अरशद शरीफ साहब ने पाकिस्तान को छोड़ा था और वो दुबई के लिए रवाना हुए थे। इसके अलावा ये भी बड़ी खबर गर्म रही कि मुराद सईद साहब के पास अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप भी है। तो इस हवाले से खबरें आती रही हैं, लेकिन मेरी इस हवाले से असेसमेंट यही है कि मुराद सईद साहब पकड़े जा चुके हैं। लेकिन इस वक्त मुराद सईद साहब की जो रोपोशी है उस हवाले से मेरी असेसमेंट यही कहती है कि मुराद सईद साहब इस टाइम कहीं नहीं छुपे हुए, मुराद सईद साहब अरेस्ट हो चुके हैं। और अगर मुराद सईद साहब अफ़गानिस्तान भी भाग कर गए थे तो उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान कोई दुनिया में नहीं हो सकता। उससे तो बेहतर था कि मुराद सईद साहब पाकिस्तान में ही कहीं छुप जाते, अफ़गानिस्तान भागने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान तो बहुत ज़्यादा रिस्की है और वहाँ से तो आसानी से मुराद सईद साहब पकड़े जा सकते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुराद सईद साहब अरेस्ट हो चुके हैं और मुराद सईद साहब करक से अरेस्ट हुए हैं। बाकी रियासतों की मजबूरियाँ होती हैं कि किसी के अरेस्ट होने की वो ख़बर देते हैं और किसी के अरेस्ट होने की ख़बर वो नहीं देते। लेकिन मेरा यही ख्याल है कि मुराद सईद साहब अरेस्ट हो चुके हैं और वो किसी न किसी के पास यहाँ पाकिस्तान में ही हैं। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।